हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ते हैं फंक्शनल्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब अब हम जो फंक्शनल्स पढ़ेंगे वो एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स रखेंगे। इससे पहले हम जितनी भी वेरिएशनल प्रॉब्लम कर रहे थे वह केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा था। अब क्या होंगे, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आए। जैसे आपको ये वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है, इंटीग्रेशन इसकी लिमिट है x1 से x2 f ऑफ x y1 y2 एंड सो ऑन yn y1 डैश y2 डैश एंड सो ऑन yn डैश dx। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर y1 y2 एंड सो ऑन yn n डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने डिपेंडेंट वेरिएबल उतनी ही बढ़ती है यूलर इक्वेशन। तो देखिए इसकी यूलर इक्वेशन ऐसी होंगी, y1 के लिए जो यूलर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी del f अपॉन del y1 माइनस d बाई dx del f अपॉन del y1 डैश इक्वल टू 0। y2 के लिए बनेगी del f अपॉन del y2 माइनस d बाई dx del f अपॉन del y2 डैश बराबर 0 एंड सो ऑन del f अपॉन del yn माइनस d बाई dx del f अपॉन del yn डैश बराबर 0। अगर आपके एग्जाम की बात की जाए तो आपसे क्या करेगा, मैक्सिमम दो डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। तो इसी का पर्टिकुलर केस हो जाएगा। इसको समझे, आपको एक वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है इंटीग्रल और इसकी लिमिट दे रखी है x1 से x2 f ऑफ x y z y डैश z डैश dx। अब इसमें देखें तो y और z दो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी जो यूलर इक्वेशन बनेगी वो भी दो यूलर इक्वेशन बनेगी। पहली y के लिए del f अपॉन del y माइनस d बाई dx del f अपॉन del y डैश बराबर 0। दूसरी बनेगी z के लिए del f अपॉन del z माइनस d बाई dx del f अपॉन del z डैश बराबर 0। इन वेरिएशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझेंगे हम इस क्वेश्चन से। आपको फाइंड करना है एक्सट्रीमल और इंटीग्रल दे रखा है 0 to 1 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर होल पावर 1/2 dx और साथ में कह रखा है कि ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहां बात करें अगर f की, तो हमारे पास f है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर होल पावर है 1/2। यहां पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल तो दो यूलर इक्वेशन बनेगी। पहली बनेगी y के लिए del f अपॉन del y माइनस d बाई dx del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0। और दूसरी बनेगी z के लिए, वो बनेगी del f अपॉन del z माइनस d बाई dx del f अपॉन del z डैश इक्वल टू 0। अब मैं ध्यान से देखो अगर f को, तो f के अंदर कहीं भी y की टर्म नहीं है, तो ये कितना हो गया 0 के बराबर। बचेगा क्या मेरे पास, माइनस d बाई dx del f अपॉन del y डैश इज इक्वल टू 0। और इसमें मैंने माइनस को 0 की तरफ भेज दिया और देखा कि del f अपॉन del y डैश का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। इसका मतलब del f अपॉन del y डैश इज कांस्टेंट। तो del f अपॉन del y डैश मैंने कह दिया कि सम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। सेम तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया तो f देखो ये भी z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहां से इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 0 के बराबर। और मैंने माइनस को कहां भेज दिया 0 की तरफ, और इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो del f अपॉन del z डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2। अब मेरे पास जो यूलर इक्वेशन आई, एक यूलर इक्वेशन ये आ गई और एक यूलर इक्वेशन ये आ गई। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो f है उसको y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो सबसे पहले मेरे को पावर का करना पड़ेगा। तो 1/2 1 प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर होल पावर 1/2। फिर मैंने अंदर का किया तो 1 का 0, z डैश स्क्वायर का भी 0, y डैश स्क्वायर का कितना हो गया 2y डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। तो यहां से इसको आगे सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। सेम तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पर भी मेरे पास आएगा z डैश अपॉन 1 प्लस y डैश का स्क्वायर
प्लस जेड डैश का स्क्वायर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू C2। इसको मैंने कह दिया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को मैं ध्यान से देखूं, अगर फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं, फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलेगा, फर्स्ट को मैं डिवाइड करता हूं सेकंड से, तो मेरे को मिलेगा y डैश अपॉन z डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और इसको मैंने नया कांस्टेंट नाम दे दिया C3। तो यहां से मेरे पास रिलेशन मिल गया y डैश इज इक्वल टू C3 z डैश। ऐसा करने का रीजन ये था कि अगर मेरे को y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता तो y डैश के साथ z डैश भी आ रहा था, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाता, और यहाँ z डैश के साथ y डैश आ रहा है तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास एक रिलेशन आ गया y डैश और z डैश के बीच में, तो यहाँ मैं y डैश को इससे रिप्लेस करूंगा तो z डैश की टर्म बढ़ जाएगी, यहाँ भी y डैश को इस टर्म से रिप्लेस करूंगा तो ये भी z डैश की टर्म बढ़ जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर z डैश आएगा, जिसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने थर्ड कह दिया, और थर्ड से वैल्यू मैं पुट करूंगा फर्स्ट में, थर्ड से वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, थर्ड से मैं वैल्यू पुट करता हूं फर्स्ट में, थर्ड से वैल्यू पुट की मैंने फर्स्ट में, तो मेरे पास मिलेगा C3 z डैश अपॉन 1 प्लस, यहां मैंने रखा C3 z डैश का स्क्वायर, तो C3 का स्क्वायर हो गया और z डैश का स्क्वायर हो गया, प्लस z डैश का स्क्वायर और होल पावर कितनी है 1/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C1। इसको फिर मैंने आगे सॉल्व किया तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास C3 z डैश इक्वल टू C1, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, अब इन दोनों में से z डैश का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको मैं एक साथ लिख दूंगा, C3 का स्क्वायर प्लस 1 z डैश का स्क्वायर, होल पावर कितनी है 1/2, और ये पावर 1/2 हटाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो C3 z डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर 1 प्लस C3 स्क्वायर प्लस 1 z डैश का स्क्वायर, ये पावर 1/2 स्क्वायर करने पर हट गई। अब मैं क्या करता हूँ, z डैश स्क्वायर की टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, तो z डैश स्क्वायर की टर्म एक तरफ करूंगा तो यहाँ से C3 और उधर से C1 स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आएगी, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर C3 स्क्वायर प्लस 1, और बाहर मैंने कॉमन ले रखा है z डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर। तो यहां से z डैश का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, C1 स्क्वायर अपॉन C3 माइनस C1 स्क्वायर, सॉरी यहां भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने पर यहां भी आएगा, और आगे आ जाएगा मेरे पास C1 स्क्वायर 1 प्लस C3 स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ न कुछ कांस्टेंट है, z डैश का स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो z डैश भी किसके बराबर होगा, किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो z डैश को मैंने किसके बराबर मान लिया, a के बराबर मान लिया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो यहां से मेरे पास z डैश आ गया a के बराबर, तो z डैश अगर a के बराबर है तो इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो z मेरे पास आ गया ax प्लस b के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ये दी गई बाउंड्री कंडीशन से a और b की वैल्यू निकालूंगा। देखो z 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो z की जगह 0 रखूंगा तो मेरे को x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, तो मेरे पास z हो गया ax। आगे वाली कंडीशन यूज की, z एट 1 इज 4, तो यहाँ 4 रखूंगा तो मेरे को x की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ हो गया a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर, तो कहने का मतलब मेरे पास जो z है एक एक्सट्रीमल आ गया, z बराबर 4x, ये तो z की वैल्यू। अब मेरे को y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, z डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दूंगा, तो z ये है तो z डैश किसके बराबर हो गया, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x 4 के बराबर, तो यहां से मेरे पास जो y डैश आया वो आ गया C3 4, ये भी कुछ न कुछ कांस्टेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल C।
तो यहां से मेरे पास जो y डैश है उसकी वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास कैपिटल C के बराबर। इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो y किसके बराबर आ गया, cx प्लस सम कांस्टेंट d। अब मैं क्या करता हूं, बाउंड्री कंडीशन यूज करके c और d की वैल्यू निकालता हूं। तो y एट जीरो इज जीरो, तो यहां से मेरे पास आ गया d इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास कर्व बच गया y इज इक्वल टू cx। आगे वाली कंडीशन में दे रखा है कि y एट 1 इज 2, तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो मेरे को x की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। तो मेरे पास अगला जो एक्सट्रीमल मिला y बराबर हो गया 2x। तो इस वेरिएशनल प्रॉब्लम के जो एक्सट्रीमल मिले वो हो गए z बराबर 4x, y बराबर 2x। यही आपके आंसर है। तो इस प्रकार की कोई भी वेरिएशनल प्रॉब्लम है जिसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है और इसमें भी दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ की बात करें तो एफ आपके पास है y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। और आपको ये बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं। दो डिपेंडेंट वेरिएबल तो दो ही क्या होंगी आपके पास, यूलर इक्वेशन होंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूं, अगली और लिख लेता हूं। z के लिए जो यूलर इक्वेशन होगी वो होगी डेल एफ अपॉन डेल z माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल z डैश इक्वल टू जीरो। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो f को मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा मेरे पास 2z माइनस के d बाई डी एक्स, और f को मैं y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो 2y डैश इक्वल टू जीरो। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो 2z माइनस के 2y डबल डैश इक्वल टू जीरो। इसको मैंने और आगे सॉल्व किया तो y डबल डैश की वैल्यू आ गई z के बराबर। और सेम तरीके से इसको मैं सॉल्व करता हूं तो f को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू z, मेरे पास आता है 2y माइनस के d बाई डी एक्स। f को मैं z डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो 2z डैश आता है। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो 2y माइनस के 2z डबल डैश इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आया z डबल डैश इक्वल टू y। सॉल्व करने पर मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन वो आ गई, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इसको क्या करता हूं, एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू z डैश। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो y 4 बार डिफरेंशिएट हो गया इज इक्वल टू z डबल डैश। इसका फायदा क्या होगा, अब मैं z डबल डैश को इससे रिप्लेस करूंगा तो ये केवल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन y, और उसको मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। तो यहां से मेरे पास आ गया y फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है इज इक्वल टू y, और इसको मैं लिख सकता हूं d फॉर y अपॉन dx फॉर माइनस y इक्वल टू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूं d फॉर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसको सॉल्व करने के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो m के रूट आएंगे वो आएंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस c3 cos ऑफ x प्लस c4 sin ऑफ x, ठीक है। और यहां से मैं देखूं ध्यान से तो y डबल डैश z के बराबर है। कहने का मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं दो बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो y डैश किसके बराबर आ गया, c1 e की पावर x माइनस के c2 e की पावर माइनस x माइनस के c3 sin ऑफ x प्लस के c4 cos ऑफ x। एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं z की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, y का दो बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया मैंने तो आ गया मेरे पास y डबल डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x माइनस के c3 cos ऑफ x माइनस के c4 sin ऑफ x।
तो यहां से मैं ध्यान दूं तो मेरे पास y और z की वैल्यू आ गई, y और z की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, दी गई बाउंड्री कंडीशन से इन कांस्टेंट c1 c2 c3 c4 की वैल्यू निकालूंगा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मेरे को दे रखी है y एट 0 इज 0, तो y की वैल्यू 0 पर 0 के बराबर है, तो यहाँ 0 रखूंगा तो मेरे को x की जगह भी 0 रखना पड़ेगा। यहाँ आ गया c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म 0 हो गई, बाकी ये बच गया। इसमें भी मैंने क्या कर दिया, ये z के बराबर है क्योंकि y डबल डैश किसके बराबर था, z के बराबर, तो यहां से मैंने क्या किया z 0 0 के बराबर। तो अब मैं यहाँ पर अगर 0 रखता हूं तो मेरे को फिर x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया c1 प्लस c2 माइनस के c3, और ये वाली टर्म तो 0 हो गई क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो घटाऊंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2c3 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। कहने का मतलब c3 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अगर c3 0 के बराबर आ गया तो हमारे पास अब y बचा क्या है, y हमारे पास बचा है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, c3 तो 0 हो गया तो ये टर्म कितनी हो गई 0 के बराबर, प्लस c4 साइन ऑफ x। सेम तरीके से यहां भी मैं क्या करूंगा, z में भी c3 की जगह 0 रखूंगा, तो मेरे पास z किसके बराबर आ गया c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, c3 की जगह 0 रख दिया, माइनस के c4 साइन ऑफ x। यहां तक हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, अगली बाउंड्री कंडीशन यूज करके c1 c2 और c4 की वैल्यू निकालूंगा। तो c1 मैं अगली बाउंड्री कंडीशन लगाता हूं, y एट पाई बाय 2 इज -1, तो मैं यहां -1 रखूंगा, यहां अगर -1 रखूंगा तो मेरे को x की जगह रखना पड़ेगा पाई बाय 2, तो c1 e की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस c4 साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। यहां मैं क्या करता हूं, अगली बाउंड्री कंडीशन देखो, z की वैल्यू पाई बाय 2 पर 1 है, तो यहां 1 रखूंगा तो मेरे को x की जगह रखना पड़ेगा पाई बाय 2, e की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस के c4, इस साइन पाई बाय 2 वैल्यू होती है 1। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस के 2, और यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, c4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2c4, तो c4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -2/2, बोले तो -1, तो c4 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। अब मैं क्या करता हूँ, c1 और c2 की वैल्यू भी निकालनी है। c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम आ गया मेरे पास c1 e की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाय 2, जोड़ रहा हूं तो c4 माइनस c4 ये तो 0 हो गया, इधर भी कितना है 0, 2 को मैंने कहां भेज दिया 0 की तरफ भेज दिया, तो यहाँ हो गया c1 e की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। अब चूंकि मेरे पास c3 ऑलरेडी 0 आ गया था, c3 ऑलरेडी 0, तो यहां से मेरे पास मिला c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, तो c1 किसके बराबर है माइनस के c2 के बराबर। यहां मैं रखता हूं तो c1 e की पावर पाई बाय 2 माइनस c1 e की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0, क्योंकि c1 किसके बराबर है माइनस c2 के बराबर, तो c2 किसके बराबर हो गया माइनस के c1 के बराबर। अब मैंने यहां से क्या ले लिया c1 कॉमन ले लिया, यहां से मैंने क्या कर दिया c1 कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया e की पावर पाई बाय 2 माइनस e की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, तो कम से कम एक 0 होना चाहिए, ये 0 है नहीं, इसका मतलब c1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर c1 0 तो c2 भी कितना हो गया, तो यहां से c2 भी कितना हो गया 0। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आए वो ये आगे देखो, c1 की वैल्यू 0 आ गई, c1 की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, तो y बराबर कितना होता है c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू 0 और c4 की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो y बराबर हो गया माइनस की साइन x। और z की बात करूं तो c1 कितना है 0, c2 कितना है 0 और c4 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया साइन x। तो हमारे पास एक्सट्रीमली ये हो गया। तो
इस प्रकार की जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें आगे, यूलर्स इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आपको क्या करेगा कि दो वेरिएबल देगा x और t और दोनों पैरामीटर t की फॉर्म में दे रखे हैं, तब जो यूलर इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में हो जाती है। आपको दे रखा है एक फंक्शनल जिसमें देखो x भी पैरामीटर t पर डिपेंड कर रहा है, y भी पैरामीटर t पर डिपेंड कर रहा है और इसकी लिमिट है t1 से t2, f t x y x डॉट y डॉट dt। ठीक है, x डॉट का मतलब है dx अपॉन dt, y डॉट का मतलब है dy अपॉन dt। x t का कोई फंक्शन है, y भी t का कोई फंक्शन है, क्योंकि पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है और जब t की वैल्यू है t1 से लेकर t2 तक है, जब यूलर इक्वेशन इस कंडीशन में होंगी वो होंगी del f अपॉन del x माइनस d by dt del f अपॉन del x डॉट बराबर 0, del f अपॉन del y माइनस d by dt del f अपॉन del y डॉट बराबर 0। तो इस प्रकार की जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार सॉल्व करें, इसको हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। ये जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपको कह रखा है कि द एक्सट्रीमल ऑफ i बराबर लिमिट दे रखी है 1 से 2 x डॉट का स्क्वायर t क्यूब dt, x एट t बराबर 1 कितना है 3, x t बराबर 2 पर x की वैल्यू 18 इज गिवन बाय, तो कह रखा है कि जो x है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखें, हमारे पास जो f है वो क्या दे रखा है x डॉट का स्क्वायर अपॉन t क्यूब। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो हमारे पास जो यूलर इक्वेशन है वो ये होगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी बाई डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट, और वाई डॉट तो आ ही नहीं रहा, तो अगले एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ केवल ये इक्वल टू 0। तो मैंने एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ में देखो कहीं भी एक्स की टर्म नहीं है, एक्स डॉट की टर्म है, एक्स की टर्म नहीं है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 0। तो यहां से इसको मैं 0 की तरफ भेज दूंगा और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट ये किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर है और इसको मैंने कह दिया कांस्टेंट सी। अब मैं क्या करता हूं, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट, तो मेरे पास आ जाएगा 2x डॉट अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू सी। तो यहां से मेरे पास जो x डॉट की वैल्यू आई वो आ गई सी टी क्यूब बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास किसकी है dx अपॉन dt इज इक्वल टू सी टी क्यूब बाई 2। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मेरे पास आ गया dx बराबर c बाई 2 टी क्यूब dt, इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट करने पर तो इधर तो हो जाएगा x और यहां मैंने इंटीग्रेट किया तो c बाई 2 तो कांस्टेंट ये तो बाहर आ गया, t की पावर 4 बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट e, और यहां पे ये जो कांस्टेंट है उसको मैंने कह दिया b, तो b t की पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट e, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू। तो यहां से हम देख के सीधे बिना इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि बाकी जो टर्म देखे उसमें देखो टी क्यूब आ रहा है, इसमें टी स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी टी स्क्वायर आ रहा है, तो आना कितना चाहिए था टी की पावर 4, तो टी की पावर 4 तो केवल इसी में आ रहा है ना, तो यहां से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन यूज करके आप b और e की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिना निकाले हमारा काम हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास, कौन सा आ गया ऑप्शन ई। इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है फंक्शनल्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब क्या हो रहा था, हम पिछले जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी उसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे थे, अब क्या होंगे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे। जैसे आपको एक फंक्शनल दे रखा है, देखो z जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये x की लिमिट होगी इंटीग्रेशन में, या y की लिमिट होगी f x y zx zy dx dy, और ये zx का मतलब है डेल z अपॉन डेल x, zy का मतलब है डेल z अपॉन डेल y। तो इस केस में जो यूलर इक्वेशन होगी वो होगी डेल f अपॉन डेल z माइनस d बाई dx डेल f अपॉन डेल zx माइनस d बाई dy डेल f अपॉन डेल zy इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं यूलर्स ऑस्ट्रोब्रोडस्की इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम ये है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करें इसको हम समझते हैं।
आपको क्या कर रखा है कि आपको फाइंड द इक्वेशन विच गिव्स द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये फंक्शनल का एक्सट्रीमल देने वाली इक्वेशन फाइंड करनी। यहाँ पर एक्सट्रीमल नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपसे इक्वेशन ही पूछेगा। देखो कैसे सॉल्व करें इसको। यहाँ पर अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ हमको दे रखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एफ बराबर जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन लगाएंगे। तो यूलर इक्वेशन कैसे लगेगी, डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डी वाई डी वाई डेल जेड अपॉन डेल जेड वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। सॉरी, जो आपके पास यूलर इक्वेशन होगी वो होगी आपके पास, यहाँ पे जो यूलर इक्वेशन होगी वो होगी डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डी बाई डी वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई इक्वल टू 0। अब इस यूलर इक्वेशन को मैं अप्लाई करता हूं। तो एफ को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो जेड की टर्म तो है ही नहीं, तो ये तो कितना हो गया 0 के बराबर माइनस डी बाई डी एक्स। एफ को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्स, तो कितना हो गया 2 जेड एक्स माइनस डी बाई डी वाई। एफ को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू जेड वाई, तो कितना हो गया 2 जेड वाई इक्वल टू 0। इसको मैंने आगे सोल्व किया तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया माइनस के 2। जेड एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन एक बार हो रखा है, एक बार और किया, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया जेड एक्स एक्स माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट है, और यहाँ हो गया एक बार तो डिफरेंशिएशन हो रहा था वाई के रेस्पेक्ट में, एक और बार और कर दिया जेड वाई वाई इक्वल टू 0। तो माइनस 2 मैंने कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दिया, तो जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर ये हो गया। ये इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का एक्सट्रीमल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, आपको फिर एक वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है। तो देखो इसमें भी क्या हो रखा है कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, और जेड क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर एफ की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एफ है जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर प्लस 2 जेड एफ एक्स वाई। ठीक है, अब मैं यूलर इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे यूलर इक्वेशन होगी आपके पास डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस के डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डी बाई डी वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई इक्वल टू 0। तो मैं एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसका 0 इसका 0 2 जेड का 1 और एफ एक्स वाई आ गया इसमें माइनस डी वाई डी एक्स। एफ को मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्स, तो कितना हो गया 2 जेड एक्स माइनस डी बाई डी वाई। मैंने एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू जेड वाई, तो कितना हो गया 2 जेड वाई इक्वल टू 0। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो हो गया मेरे पास 2 एफ एक्स वाई माइनस 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, एक बार और कर दिया तो हो गया जेड एक्स एक्स माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक बार हो रखा है, एक बार और कर दिया 2 जेड वाई वाई इक्वल टू 0। इसको मैं आगे लिख सकता हूं जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो ये एक इक्वेशन हो गई जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का एक्सट्रीमल होगा। सेम तरीके से आप देखो
ये क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर रखा है आपको, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड दे रखे हैं और यू दे रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर जो एफ है हमारे पास वो है यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर प्लस 2u एफ एक्स वाई जेड। यहां पर देखो आपको 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं, तो आपके पास जो यूलर इक्वेशन होगी वो होगी डेल एफ अपॉन डेल यू, यू क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, माइनस के डी बाई टी एक्स डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स माइनस डी बाई डी वाई डेल एफ अपॉन डेल यू वाई माइनस के डी बाई डी जेड डेल एफ अपॉन डेल यू जेड इक्वल टू 0। एफ का मैंने यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ये 0 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर आ गया आपके पास 2 एफ एक्स वाई जेड, क्योंकि 2 एफ एक्स वाई जेड तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा और यू की हो जाएगा 1 माइनस के डी बाई डी एक्स। एफ का मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू यू एक्स, तो कितना हो गया 2 यू एक्स माइनस के डी बाई डी वाई, आगे आ जाएगा आपके पास 2 यू वाई माइनस के डी बाई डी जेड, यहाँ आ जाएगा 2 यू जेड इक्वल टू 0। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 तो मैं कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देता हूँ, तो यहाँ आ गया एफ एक्स वाई जेड माइनस के यू एक्स एक्स माइनस के यू वाई वाई माइनस के यू जेड जेड इक्वल टू 0। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो आ गया यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का एक्सट्रीमल होगा। तो इस प्रकार आपको एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं तो उस वेरिएशनल प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो समझते हैं कि आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग कर्व, finding closed curve of given length which includes maximum area, such problems are called isoparametric problem। कहने का मतलब एक ऐसा कर्व फाइंड करना जिसकी लेंथ आपको दे रखी है और वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और मैक्सिमम एरिया कंटेन करना चाहिए। तो ऐसा कर्व जो फाइंड करने की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम कहते हैं आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। अब देखो इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो कैसे रहेगा। मेथड टू सॉल्व आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स, आपको यहाँ पे क्या कर रखा होगा, 2 फंक्शनल दे रखा होगा। जब भी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को हम पहचानेंगे कैसे कि ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है, तो आपको 2 फंक्शनल दे रखे होंगे एफ एक्स वाई वाई डैश एंड जी एक्स वाई वाई डैश। और इस प्रॉब्लम में हमको एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जो इस इंटीग्रल को क्या कर दे, एक्सट्रीमाइज कर दे, साथ में इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो एक जो इंटीग्रल है, एक जो फंक्शनल है, उसके लिए एक इंटीग्रल को तो आपको करना पड़ेगा एक्सट्रीमाइज, बाकी दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम में हमको पहचान कैसे पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम आइसोपैरामेट्रिक है। 2 आपको फंक्शनल देगा, एक इंटीग्रल को आपको एक्सट्रीमाइज करवाएगा, एक इंटीग्रल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी होगी, साथ में कुछ बाउंड्री कंडीशन देगा। तो ऐसी कहीं भी आपको दिख जाए तो आप पहचाना जाना कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, हम एक नया फंक्शनल जनरेट करेंगे कैपिटल एफ। और कैसे जनरेट करेंगे कि जो जिस फंक्शनल को हमको एक्सट्रीमाइज कराना है वो प्लस जो आपको दे रखा है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, उसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। और एफ के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा एक्सट्रीमल। इसको हम देखो समझ सकते हैं। ये आपकी क्वेश्चन आया है तो 2014 में पार्ट सी में 4.75 मार्क का पार्ट सी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखो आप पहचान सकते हो कि आपको देखो 2 फंक्शनल दे रखे हैं, एक फंक्शनल ये रहा और एक फंक्शनल ये रहा, और एक फंक्शनल की वैल्यू दे रखी है और इसको क्या करवा रहा है, एक्सट्रीमाइज करवा रहा है। तो कौन सी प्रॉब्लम है, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ फाइंड करेंगे, कैपिटल एफ। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसको एक्सट्रीमाइज करवा रहा है। तो इसको एक्सट्रीमाइज करवा रहा है तो हमने क्या लिख दिया, वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा, इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू किसकी दे रखी है, वाई स्क्वायर बढ़ेगी, तो यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी।
अब हम क्या करेंगे, इस पे यूलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। यूलर इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के डी बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यूलर इक्वेशन अप्लाई करें तो सबसे पहले एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो आ गया मेरे पास 2 लैम्डा वाई माइनस टी बाई डी एक्स। अब मैं एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश, तो कितना आ जाएगा 2 वाई डैश इक्वल टू 0। मैंने 2 कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दिया, मेरे पास आ गया लैम्डा वाई माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। यहां से आ गया वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, और इसको मैं सॉल्व करूंगा, करने का मतलब सॉल्व करने का मतलब है यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां आती है लैम्डा की कंडीशन कि लैम्डा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इसकी वैल्यू 0 है। ये आपको पता लगाना पड़ेगा आपके ऑप्शन से, क्योंकि ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और साथ में लीनियर भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट हैं उसी से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर इसके रूट रियल आते हैं, इसके रूट रियल आएंगे तो हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें e की पावर में मिलेगा, और इसके रूट अगर कॉम्प्लेक्स आते हैं तो आपको कॉस और साइन में मिलेगा। तो यहाँ जो रूट है वो देखो आप साइन और कॉस के अंदर आ रहे हैं, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो साइन और कॉस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर जो रूट होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो यहाँ पर हम लैम्डा को क्या मान लेंगे, लैम्डा इज नेगेटिव, और लैम्डा नेगेटिव किसी भी नेगेटिव नंबर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे सपोज करो -4 है, नेगेटिव है, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर को लिखने का तरीका यहाँ क्या रहेगा, माइनस इंटू यू स्क्वायर। अब मैं इसको रिप्लेस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश प्लस यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास हो गई ये, इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यहां पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी एम स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो m की वैल्यू आई वो आ गई प्लस माइनस आयोटा। मेरे पास जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया y इज इक्वल टू C1 cos प्लस माइनस आयोटा u आएगा ना यहाँ पे, तो C1 cos ऑफ ux प्लस C2 साइन ऑफ ux। ठीक है, अब मैं दी गई बाउंड्री कंडीशंस यूज करूंगा, y एट 0 इज 0। तो यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरे को x की जगह भी 0 रखना पड़ेगा। तो यहां तो हो गया C1, बाकी ये कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास y केवल क्या बचा, C2 साइन ux। ठीक है, अब मैं आगे वाले बाउंड्री कंडीशन यूज करता हूं। आगे वाले अगर मैं बाउंड्री कंडीशन यूज करूं तो आगे वाले बाउंड्री कंडीशन क्या है कि पाई पर y की वैल्यू 0 है, तो यहां मैं 0 रखूंगा, C2 साइन u पाई, x की जगह मैंने पाई रख दिया। तो यहां से क्या हो गया, तो C2 0 या फिर ये 0, लेकिन C2 0 हो जाएगा तो मेरे पास y की वैल्यू 0 होगी, और y की वैल्यू 0 हो गई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना, क्योंकि यहाँ पर तो y की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि C2 तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, साइन u पाई किसके बराबर है, 0 के बराबर। साइन u पाई 0, इसका मतलब साइन की वैल्यू किसके बराबर है, n पाई के बराबर, क्योंकि साइन n पाई कितना होता है, 0 के बराबर, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहां से मैंने कंपेयर किया तो u पाई किसके बराबर आ गया, n पाई के बराबर। तो यहां से u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n के बराबर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया y बराबर वो कितना आ गया, C2 साइन n x, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n के बराबर। अब मेन चीज है कि C2 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो C2 की वैल्यू जब भी आपको वहां भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस
इस इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं तो देखो मेरे पास जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू दे रखी है y² dx और लिमिट है 0 to पाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखता हूँ y की, तो y की वैल्यू रखी तो c2 का स्क्वायर कांस्टेंट हम बाहर लेंगे 0 to पाई और यहाँ हो गया sin स्क्वायर n पाई सॉरी nx dx ये हो गया। तो यहीं से मैं आगे क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास देखो क्या आएगा, मेरे पास आएगा c2 का स्क्वायर 0 to पाई और इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो साइन स्क्वायर का तो मैं सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, इसको कॉस के टर्म में मैं लिखूं तो कॉस के टर्म में इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2nx अपॉन 2 dx और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 के बराबर। यहां से क्या आ गया c2 का स्क्वायर लिमिट है 0 to पाई और 2 को मैं बाहर ले गया 1 माइनस कॉस 2nx dx इज इक्वल टू 1। आगे मैं सॉल्व करता हूं उसको। आगे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो c2 का स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस, यहां से मैंने आगे देखा तो आगे देखो क्या हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2nx अपॉन 2n और लिमिट होगी मेरे पास 0 to पाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो यहां पर मेरे पास आ गया c2 स्क्वायर और साथ में मेरे पास 2 भी चल रहा है, डिवाइड बाय 2 ये चल रहा है मेरे साथ, या c2 स्क्वायर अपॉन 2 और मैं क्या करता हूँ लिमिट रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको तो मेरे पास आ गया c2 स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट रखी तो पाई और यहाँ पे पाई रखा तो 2n पाई वैल्यू 0, फिर मैंने 0 रखा तो ये भी 0 ये भी 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास c2 स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 अपॉन पाई के बराबर आ गई। ठीक है, 2 अपॉन पाई के बराबर आ गई तो c2 की वैल्यू है वो आ गई √2 अपॉन पाई और प्लस माइनस में है तो एक बार मैं प्लस लूंगा एक बार मैं माइनस लूंगा तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो ये आ गया। देखो y इज इक्वल टू ct की वैल्यू अगर मैं प्लस लूं तो 2 अपॉन पाई साइन ऑफ x और अगर मैं माइनस लूं तो आ जाएगा माइनस के √2 अपॉन पाई साइन ऑफ x। तो सी पार्ट में था तो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन था, ये ऑप्शन भी सही हो गया और ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।